पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कोरोना के इलाज के दौरान छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में हुई बालाघाट निवासी एक व्यक्ति की मौत। कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ के विरोध में सड़क पर उतरा आदिवासी समाज, 15 दिनों का दिया अल्टीमेटम। अवैध शराब का पता लगाने गए शराब कंपनी के 5 कर्मचारियों पर लोगों ने किया हमला। छाम सिंह मौत के मामले में एक्शन में छत्तीसगढ़ सरकार, मध्य प्रदेश शासन से मांगा जवाब। डेंजर रोड का निरीक्षण करने पहुंचे एनजीटी के अधिकारी, 30 सितंबर को देना है जिला प्रशासन को जवाब। बालाघाट बैयर मार्ग पर एमपीआरडीसी विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से मिट्टी बिछा दी है। इसके पीछे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि बीते दिनों भूस्खलन की वजह से बंद हुए मार्ग पर आवागमन बंद करने के बावजूद भी लोग रात के अंधेरे में और चोरी छुपे इस मार्ग पर आवागमन कर रहे थे। इसे देखते हुए सड़क के दोनों ओर मिट्टी का पहाड़ जैसे बना दिया गया है, जिससे सड़क पर आवागमन न किया जा सके। आपको बता दें कि बीते दिनों बालाघाट जिले में हुई भारी बारिश की वजह से बालाघाट बैयर बालाघाट की दूरी लगभग 22 किलोमीटर दूर गांगुलपारा घाटी में सड़क पर 3 से 4 स्थानों पर भूस्खलन हो गया था, जिस कारण इस मार्ग को तत्काल बंद कर दिया गया और कुछ दिन बाद सड़क का मरम्मत कार्य शुरू किया गया। इस बीच प्रशासन के द्वारा 2 बार सड़क पर आवागमन को पूरी तरह से रोक दिया गया था, बावजूद इसके कि लोग बैरिकेड को हटाकर बाजू के जंगलों से होते हुए इस मार्ग पर आवागमन कर रहे थे। लगातार वाहनों की आवाजाही से और कोई घटना न हो जाए, इसे ध्यान में रखते हुए इस सड़क पर मिट्टी डाल दी गई है, जिससे अब इस सड़क पर आवागमन पूरी तरह से बंद हो चुका है। एमपीआरडीसी के जिलाधिकारी दीपक आड़े के अनुसार लगातार मरम्मत का कार्य चल रहा है। आगामी दिनों में यदि बारिश नहीं होती और मरम्मत कार्य इसी रफ्तार से चलता रहा तो बहुत जल्द ही यह सड़क आवागमन के लिए खोल दी जाएगी। कोरोना वायरस का कहर बालाघाट जिले के भीतर लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इसी कड़ी में इलाज के दौरान छिंदवाड़ा में बालाघाट निवासी एक 57 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हालांकि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई जानकारी या प्रेस रिलीज नहीं किया गया। यही नहीं, जब स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से इस विषय पर जानकारी ली गई तो उन्होंने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अब तक उनके पास छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज से मृतक का डेथ सर्टिफिकेट नहीं आया है। इस मामले में खुलासा छिंदवाड़ा की मीडिया ने किया है, क्योंकि इस बात की जानकारी छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज में अपने कोरोना बुलेटिन में जारी कर बताई गई है कि मेडिकल कॉलेज में 7 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक 57 वर्षीय व्यक्ति बालाघाट निवासी है। हालांकि इस सूची में मृतक व्यक्ति का नाम जारी नहीं किया गया है, जिसमें कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से मृतक बालाघाट जिले के निवासी व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। कोतवाली पुलिस ने सोमवार की देर शाम नगर के वार्ड नंबर 33 में फांसी से लटका एक युवती का शव बरामद किया है। मृतक युवती का नाम वार्ड नंबर 33 निवासी 23 वर्षीय पूर्वा पिता दीनदयाल रंगलानी बताया गया है, जिसके शव का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवती ने फांसी लगाने के पूर्व एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उसने अपने माता पिता से माफी मांगते हुए उसके दोनों छोटे भाई बहन का ख्याल रखने की बात लिखी थी। इस सुसाइड नोट को पुलिस ने जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 33 निवासी
कुमारी पूर्वा रंगलानी बीकॉम की छात्रा थी जो छत्तीसगढ़ धमतरी में रहकर पढ़ाई करती थी। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते पूर्व में लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान वह अपने घर वापस आई थी, जो घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रही थी। सोमवार की दोपहर खाना खाने के बाद पूर्वा ने अपनी मां से कहा कि वह पढ़ाई करने अपने कमरे में जा रही है, उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। जब शाम 7 बजे तक पूर्वा अपने कमरे से बाहर नहीं आई तो उनकी मां ने पूर्वा के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन भीतर से कोई जवाब नहीं मिला, जिस पर उसकी मां ने पूर्वा के पिता दीनदयाल रंगलानी को फोन कर मामले की जानकारी दी। जब पिता दीनदयाल घर पर आए तो पूर्वा का कमरा भीतर से बंद था। आवाज लगाने पर कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जिस पर पिता दीनदयाल ने वेंटिलेटर से कमरे में झांक कर देखा तो पूर्वा चुन्नी के सहारे फांसी पर लटकी हुई दिखाई दी, जिसकी सूचना उन्होंने तुरंत कोतवाली पुलिस को दी, जहां कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर पूर्वा के शव को नीचे उतारा और कमरे की तलाशी लेने पर पुलिस को एक सुसाइड लेटर मिला, जिस पर पूर्वा ने माता पिता से माफी मांगने और उसके छोटे भाई विनायक और छोटी बहन मन्नत का ख्याल रखने की बात लिखी थी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पूर्वा ने फांसी क्यों लगाई है। वहीं परिजनों की माने तो पूर्वा पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रही थी और मानसिक तनाव के चलते ही उसने ये कदम उठाया होगा, ऐसी बात कही जा रही है। बहरहाल पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मर्ग कायम कर इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। 15 सितंबर को शहर के डेंजर रोड चौड़ीकरण के मामले पर एनजीटी वन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से भी कलेक्टर दीपक आर्य ने डेंजर रोड का निरीक्षण किया। उस दौरान डेंजर रोड का चौड़ीकरण न किया जाए, इस बात की याचिका लगाने वाले याचिकाकर्ता द्वारकानाथ चौधरी भी उपस्थित थे। एनजीटी के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी और कलेक्टर दीपक आर्य ने इस दौरान याचिकाकर्ता द्वारकानाथ चौधरी से उनका मत जाना कि क्यों मार्ग का चौड़ीकरण न किया जाए। इस दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने इस बात की जानकारी दी कि डेंजर रोड और चौड़ीकरण के दौरान 100 पेड़ ही काटे जाएंगे। बालाघाट जिले में जो डेंजर रोड का सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित था, उसमें श्री द्वारकानाथ चौधरी जी ने एनजीटी में एक रिट दायर की थी। उसी संदर्भ में एक निरीक्षण था जिसमें पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से श्री बुंदेला जी और एसडीओ फॉरेस्ट सूरी साहब ये भी साथ में हैं। चूँकि विधिवत इसमें परमिशन मिल चुकी है तो इनकी क्या आपत्तियां हैं उन्हीं का निराकरण करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए थे और इनसे चर्चा हुई है। इनके जो सुझाव होंगे वो भी उसमें मान्य किए जाएंगे और बाकी प्रतिवेदन बना करके एनजीटी को भेजा जाएगा। क्या रोड निर्माण का काम कहाँ तक पहुँच चुका है अभी इस वर्तमान समय? रोड निर्माण का कार्य एक तो पहली चीज़ तो मैं आपको बस ये क्लियर करना चाहता हूँ कि रोड निर्माण नहीं है, सिर्फ रोड का सुदृढ़ीकरण है। जो असल में जो रोड का नेचुरल जिस प्रकार से जाना चाहिए था उसी प्रकार से रोड को हम लोग ले जा रहे हैं। टेक्निकली रोड अभी ये सब गलत हो गया क्योंकि इसमें शोल्डर्स के लिए स्पेस नहीं, तो शोल्डर सिर्फ हम लोग बढ़ा रहे हैं। दूसरा एक आपत्ति जो हमेशा आती है कि पेड़ काटने वाली, पेड़ काटने संदर्भ में बस बिंदु यही है कि 400 वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि याचिकाकर्ता द्वारकानाथ चौधरी इस एनजीटी भोपाल में इस बात की शिकायत लगाई है कि डेंजर रोड में पेड़ काटे जाने पर पर्यावरण को कितना अधिक नुकसान होगा। यह सड़क वे केवल 3 साल के लिए बनाई जा रही है, वैकल्पिक सड़क के लिए इतनी बड़ी क्षति क्यों की जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन या फिर उनके प्रतिनिधि को 30 सितंबर 2020 को एनजीटी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना है कि क्यों डेंजर रोड पर सड़क बनाई जा रही है और इस सड़क बनाए जाने से किस तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। जिले के कटंगी थाना अंतर्गत लालबर्रा रोड पर स्थित ग्राम टेकाड़ी के पास मोटरसाइकिल की ठोकर से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक व्यक्ति शंकर ऊ के 60 वर्ष ग्राम चिरचिरा कटंगी निवासी है, जिसकी लाश जिला अस्पताल पुलिस में पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 सितंबर की शाम 5 बजे करीब शंकर ऊ के साइकिल में अपने गांव चिरचिरा से अपने भाई के गांव टेकाड़ी जा रहा था। लालबर्रा रोड ग्राम टेकाड़ी के पास टेकाड़ी की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल ने शंकर ऊके की साइकिल को ठोकर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल की ठोकर से शंकर ऊके गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद शंकर ऊके को जिला अस्पताल रेफर किया गया। 15 सितंबर को सुबह शंकर की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। जिले के वारासिवनी थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम कायदी के जोड़ापाट में बीते रात 7 वर्षीय मासूम बालिका आशु उर्फ अश्विनी पिता राकेश शिवहरे को सांप ने काट दिया, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई।
14 सितंबर की रात अश्विनी अपनी मां माधुरी के साथ सोई हुई थी। तभी रात 11:30 बजे करीब एक जहरीले सांप ने उसके पेट में काट दिया। अश्विनी की मां पिता ने देखा कि बिस्तर पर एक जहरीला सांप था। परिजनों ने तुरंत ही अश्विनी को जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया, जहां इलाज के दौरान कुछ ही देर बाद अश्विनी की मौत हो गई। बालाघाट जिले सहित वारासिवनी नगर में भी तेजी से फैल रहा है कोरोना, जिसमें सोमवार को कोविड टेस्ट किया गया तो थाना वारासिवनी में पदस्थ आरक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनके संपर्क में एक आरक्षक था जिसे क्वारंटाइन किया गया है, जिसका सैंपल 5 दिन बाद लिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर 15 सितंबर को रिपोर्ट में नगर की एक आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद थाने में पॉजिटिव आए आरक्षक का कक्ष आवक जावक शाखा को सील कर दिया गया है। साथ ही आशा कार्यकर्ता के मकान को भी सील किया गया है और उक्त दोनों की ट्रैवल और कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है। पद्मेश चर्चा में सिविल अस्पताल बीएमओ डॉक्टर रविंद्र ताथौर ने बताया कि गत दिन पूर्व थाना वारासिवनी में एक आरक्षक को सर्दी खांसी के लक्षण पाए गए थे, जो जांच कराने अस्पताल आए थे, जिसका कोरोना टेस्ट 14 सितंबर को शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी में रैपिड किट से किया गया था, जिसमें वे व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया। अभी कल तो एक आरक्षक पुलिस थाने में कार्यरत एक आरक्षक पॉजिटिव आए थे और आज 2 लोग पॉजिटिव आए, जिसमें एक आशा कार्यकर्ता है और एक महिला है। इस संबंध में मैंने विभागीय चर्चा की थी और उन्होंने कहा है कि उसका कमरा अलग ही है और वह केवल एक ही आरक्षक के संपर्क में आया था और इस प्रकार वो अन्य स्टाफ के संपर्क में नहीं है, उसका पृथक कक्ष है और इसलिए उसके संपर्क में कोई भी आरक्षक है। हमने उस आरक्षक को जो संपर्क में था उसको क्वारंटाइन के लिए कहा है और 5 दिन के बाद उसकी सैंपल ली। प्रधान आरक्षक कपूरचंद बिसेन ने बताया कि थाने में एक आरक्षक कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके संपर्क में एक और आरक्षक था, उसे क्वारंटाइन कर दिया गया है। पॉजिटिव आया जिसकी सूरत क्वारंटाइन में बालाघाट भेज दिया गया है। यहाँ से टेस्ट के बाद उसका इलाज वहाँ पे चल रहा है और अभी यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने पूरे थाने को सैनिटाइज करवा के कोई भी अंदर रिपोर्टर आता है तो पहले मास्क बनवा के अंदर रिपोर्ट करने बुलवाया जाता है। ये अभी एक आरक्षक को और इसमें रख दिए हैं, होम क्वारंटाइन करके रखे हैं, किसी भी जो ज़्यादा संपर्क में था उसको। और बाकी कर्मी नहीं आया था पुलिस वाले? ये अभी बाकी तो नहीं हुई है। 6 सितंबर 2020 को कान्हा राष्ट्रीय पार्क से लगे हुए जंगलों में कथित तौर पर हुई नक्सली पुलिस मुठभेड़ में मारे गए झाम सिंह की मौत के मामले में आदिवासी समाज के लोगों ने 14 सितंबर को सड़क पर उतरकर रैली निकाली और उसके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए परिजनों को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। इसके लिए महज 15 दिनों का शासन को अल्टीमेटम दिया गया है। अगर समय अवधि के भीतर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो आदिवासी समाज में प्रदेश स्तर पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों के अलग अलग जिलों से पहुंचे लगभग 2000 से अधिक आदिवासियों ने सड़क पर उतरकर एक बार अपनी एकजुटता दिखाई और बता दिया कि जब जब उन पर कोई अत्याचार होगा वे खामोश नहीं बैठेंगे, जंगल से निकलकर जिला मुख्यालय तक पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे। कुछ यही रणनीति 14 सितंबर को दिखाई दी, जब बालाघाट जिले के बैहर, मंडला जिले के बिछिया निवासी, सिवनी जिले के बरघाट और डिंडोरी जिले के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी नेता विधायक के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। कलेक्टर दीपक आर्य को ज्ञापन सौंपा गया और पूरे मामले में जांच के दोषी पर कार्रवाई के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया। ज्ञापन सौंपेंगे क्योंकि कोरोना चल रहा है, इसलिए अपन दूर भी रहेंगे। बिल्कुल दोनों राज्यों में ये बच्चा को सिखाना है, आदिवासी को सिखाना है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद रैली के बाद सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए बैहर विधायक संजय उइके ने पूरे घटनाक्रम और कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ की विस्तार से जानकारी दी और सीधे सीधे आरोप लगाया कि इस मामले की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। उसके पहले बालाघाट पुलिस अधीक्षक का स्थानांतरण कर दिया जाना चाहिए, जिसके बाद ही पूरी जांच सही तरीके से हो सकती है। घटना एक्चुअल में छत्तीसगढ़ के
पुणे में हुआ, लेकिन पुलिस ने उसको मध्य प्रदेश की सीमा में लाके बॉडी को रिकवर करना दिखाया गया। ये हम सबके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इसके पहले भी कई घटनाएं हमारे इस बालाघाट जिले में नक्सली उन्मूलन के नाम पे हुआ है। अभी कुछ समय पहले ही 3-4 महीना पहले ही मेरी विधानसभा क्षेत्र में पाथरी पंचायत के एक आमाटोला में 2 बैगांव पे पुलिस ने सीधे नक्सली समझ के अंधाधुंध गोली चलान किया था रात को 10:30-11 बजे करीब। और आश्चर्य की बात यह है कि उनमें से किसी एक को भी गोली नहीं लगी। और उसके पहले भी एक आदिवासी की मृत्यु हुई है, जिसकी नक्सली बताकर मृत्यु घटना को अंजाम दिया गया। उसकी जुडिशरी जांच के आदेश दिए थे, न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। न्यायिक जांच में उसको नक्सली का सहयोगकर्ता बताया गया है। तो इस तरह से जो अभी शासन ने, कलेक्टर ने जो आदेश किया है, न्यायिक जांच के जो आदेश किया है, तो हम उसके खिलाफ हैं कि न्यायिक जांच ना हो, क्योंकि न्यायिक जांच अगर होगा तो पूरे मामले को रफा दफा यहीं पर कर दिया जाएगा। इसलिए आज हम सब लोग ये सम्मानीय सभी विधायक साथी और समाज के सभी संगठन जो हमारे सामाजिक संगठन काम करते हैं। मंडला जिले के निवास विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक मरस्कोले ने सीधे पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि बजट के लिए इतना पूरा घटनाक्रम किया गया है, फर्जी मुठभेड़ हुई है और आदिवासियों को पूरा टारगेट किया जा रहा है। मैं सीधे तौर पे ये जो घटना घटी है, इसके पहले लांजी क्षेत्र में भी जो घटना घटी है, जो हत्या हो रही है, मैं हत्या बोलूँगा, और वो हत्या सिर्फ इनको टारगेट दिखाने के लिए की जा रही है, ना कि नक्सलाइट वहाँ मूवमेंट है। इस पे सीधे तौर पे जिस प्रकार से यहाँ पर जो नेम सिंह ने जो बयान दिया है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में जो लोगों ने दिया है कि वहाँ किसी भी प्रकार की अगर गोली चली है तो आसपास के गांव वालों को कहीं तो कोई खबर होती। अगर ये होगा बालाघाट से छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे, तो एक अगर नक्सलाइट की कोई खबर होती है तो जॉइंट मूवमेंट होता, जॉइंट उसका ऑपरेशन होता है, वहाँ की हाक फोर्स की टीम को खबर होती है। इस प्रकार की कोई खबर नहीं, लेकिन ये शायद एक टारगेट को पूरा करने के लिए ये एक इस झाम सिंह को मार दिया गया। और अब जो स्थिति आ रही है वो एक लीपा पोती करके उसको ढकने मूंदने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है। सिवनी जिले के बरघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अर्जुन सिंह कोड़िया ने आरोप लगाया कि जल जंगल जमीन की रक्षा करने वाले मूल निवासी आदिवासियों को उनके स्थान से खदेड़ने के लिए नक्सली बनाकर मुठभेड़ का शिकार बनाया जा रहा है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारा अधिकार है जल जंगल जमीन, और बहुत ज़्यादा उसका उपयोग नहीं करता आदिवासी समाज। इनका कोई बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, बहुत बड़ा कोई घर मकान या बहुत बड़ा कोई उद्योग धंधा नहीं है, छोटी छोटी सी ज़रूरतें हैं। और उस तमाम सब चीज़ों को जल जंगल जमीन यहाँ की पूरी प्रकृति को अपनी पूरी शक्ति के साथ संजो कर बना के रखता है, कहीं से उसका शोषण नहीं करता, कहीं से कुछ नहीं करता। लेकिन इन तमाम लोग तो ये जो अभी जो एक हमारे समाज में, आदिवासी समाज में एक जागृति पैदा हुई है, हर जगह संगठन सब लोग, हमारे जो नौजवान लड़के अपने अधिकारों की बात करते हैं कि जो संविधान में लिखा है, जो तमाम बातें हर कोई नेता किसी भी राजनीतिक पार्टी का आया जब भी जबान खोलता है तो आदिवासी भाई मेरे, आदिवासी भाई मेरे, उनके लिए रोने लगते हैं। लेकिन वो मिलता कहाँ है? जब उसकी बात करते हैं तो एक बड़ी प्लानिंग हो, जैसे ये नक्सलाइट आज पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ में जो मूवमेंट चला है, सड़वा जुलूम किसने चढ़ाया? पूरा आदिवासी समाज के लोग, नौजवान लड़कों ने अपना लेकर जंगलों में घुसा था, कोई घुसा नहीं, कहीं कोई घुसा नहीं, सिर्फ। मंडला जिले के बिछिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक नारायण सिंह पट्टा ने प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया और कहा कि 15 दिनों के भीतर यदि जांच नहीं हुई तो दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा नहीं मिला तो राज्य स्तर पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। आदिवासी एक सच्चा इंसान होता है, ईमानदार होता है और जल जंगल जमीन से उसका वास्ता होता है। अगर यह व्यक्ति नहीं होता तो आज जल जंगल जमीन सुरक्षित नहीं होती। आज इनसे वंचित करने के लिए, जल और जंगल से वंचित करने के लिए आदिवासियों को टारगेट बनाया जा रहा है, जो न्यायोचित बिल्कुल नहीं है। हम इसका पूरा विरोध करते हैं और पूरा समाज आज, चाहे वो हमारे आर्टिकल को लेकर के हो, हमारे मौलिक अधिकारों को लेकर के हो, आज सजग हो चुका है। हम निश्चित तौर पर जितना हो सकता है, क्योंकि पुलिस, आप लोग भी उससे पूछिएगा, पुलिस अपनी जो है सिर्फ नक्सली हमला का बात करके और इतिश्री करेगी,
ये सत्य है। डिसीजन सामने यही आएगा और पुलिस वालों को कुछ नहीं किया जाएगा। हमारी जो मांगे हैं उन पर अगर मांग लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो हमारी ये सर्वदलीय आदिवासी समाज जो है, इसमें जनप्रतिनिधि भी हैं, समाज सेवी भी हैं, आमजन भी हैं। हम लोग कोई ना कोई डिसीजन लेंगे, और अगर ये मांगों के रैली के बाद ज्ञापन लेने पहुंचे कलेक्टर दीपक आर्य ने पत्रकारों को बताया कि मृतक झाम सिंह का अब तक नक्सलियों से कोई कनेक्शन नहीं मिल पाया है। इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच करवाई जा रही है। इसके लिए 1 महीने का समय दिया गया है। एक नक्सली पुलिस मुठभेड़ हुई थी 6 तारीख को, और उस मुठभेड़ में जब सर्चिंग पार्टी एक पॉइंट पे वहाँ पे गई थी नक्सल के प्रेजेंस पे, जब सर्चिंग पार्टी गई तो वहाँ पे 10 से 12 लोग कुछ उपस्थित थे। उसमें एक्सचेंज में फायर हुआ, ऐसा पुलिस का प्रतिवेदन जो है, पुलिस ने ऐसा रिपोर्ट किया है। और उसके बाद जब पार्टी सुबह सर्च पे निकली तो उनको एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली, जो कि पहले पहचाने नहीं गए, जिनकी पहचान बाद में श्री झाम सिंह धुर्वे के रूप में हुई, जो कि छत्तीसगढ़ के बालसमंद ग्राम में अभी हालिया उनका निवास वहाँ पर है। जब उनका रिकॉर्ड देखा गया तो उनका रिकॉर्ड कैसे कोई भी नक्सली का उनको कोई रिकॉर्ड नहीं था, और ना ही वो नक्सल सहयोग के रूप में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज थे। अब उसके बाद उनकी मृत्यु का जो कारण है, उस कारण पर जांच के लिए कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है, उनको एक बुलेट लगी है जो भी है, लेकिन उस संबंध में जांच के लिए एक मजिस्ट्रियल जांच उसमें बैठा दी गई है। जांच को उपरांत ये निश्चित हो पाए कि उनकी मृत्यु का सही कारण क्या था। ये चूँकि उनकी मृत्यु इस बीच में हुई, और उस बीच में गांव वालों का जो उनके क्षेत्र के ग्रामीण जन हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, उनकी आपत्ति इस बात। निश्चित ही एक गरीब आदिवासी की मौत पर समाज के जनों ने सड़क पर निकलकर आंदोलन किया और उचित कार्यवाही की मांग की। प्रशासन यदि सही जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी कर दे तो दोषियों पर कार्यवाही हो सकती है। मुआवजे के रूप में परिजनों को कुछ रुपए और शासकीय नौकरी मिल सकती है। लेकिन इस पुलिस नक्सली की लुका छिपी के खेल में क्या फर्जी मुठभेड़ पर लगाम लग सकेगी? क्या उस परिवार को झाम सिंह वापस मिल पाएगा? शायद इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि जो चला गया वह वापस नहीं आएगा। शासन अब उसकी भरपाई के लिए कुछ मरहम लगा दे, लेकिन जब तक नक्सलियों के नाम पर इस तरह की फर्जी मुठभेड़ होती रहेगी, तब तक यह दर्द कभी समाप्त नहीं हो पाएगा। कोरोना वायरस के मामले में अब जिले वासियों को स्वयं ही बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा कहने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि अब स्वास्थ्य विभाग पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, या कहे कि सही जानकारी छुपा रहा है। यह सब कुछ हम उस समय कह रहे हैं जब लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के कुछ दिन बाद जानकारी मिलती है कि अमुक संस्थान या स्थान का व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। पॉजिटिव पाए गए मरीज की जानकारी काफी देर बाद मोहल्ले, पड़ोसी और शहरवासियों को मिल रही है। एक बात और बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूर्व में मीडिया को इस बात की जानकारी दी जाती थी कि किस स्थान से कितने मरीज पॉजिटिव आए हैं और किस तरह की व्यवस्था सुरक्षा बरती जा रही है। जानकारी के अभाव में लोग लगातार लापरवाही बरते जा रहे हैं। जब तक उन्हें पता चलता है तब तक काफी देर हो जाती है। इसी कारण बहुत सारे लोग कोरोना वायरस संक्रमण की जद में आ जाते हैं। आंकड़ों और बीते दिनों के घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो शहर के 3 चिकित्सक पॉजिटिव पाए गए, जिसकी जानकारी स्पष्ट रूप से स्वास्थ्य विभाग ने नहीं दी। कटंगी थाने के 2 आरक्षक पॉजिटिव पाए गए। कोतवाली थाने में आरोपियों को पकड़ने गए पुलिस पॉजिटिव आरोपी को पकड़ कर ले आई। इसी तरह शहर के डिग्री कॉलेज में एक लिपिक पॉजिटिव पाए गए। यही नहीं, शहर के 10 कॉलेज में एक महिला कर्मचारी की पति की कोरोना की वजह से मौत हो गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसकी भी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी। लांजी नगर पंचायत में कोरोना वायरस का जो स्फोट हुआ है और उसकी जानकारी भी नहीं दी गई। हालांकि एहतियात के तौर पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा सुरक्षा बरती गई।
यही नहीं, बीते दिनों बैयर नगर पंचायत में उपाध्यक्ष पॉजिटिव पाए गए। इस बात की जानकारी बैयर वासियों को नहीं लग पाई। लोग बेखौफ होकर नगर पंचायत आते रहे। जब जानकारी लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इसी तरह जिला मुख्यालय के कुछ व्यापारी और उनके परिजन पॉजिटिव पाए गए। इसकी भी जानकारी स्वास्थ्य विभाग और अब तो नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी स्पष्ट रूप से नहीं दी जा रही है। इस विषय पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए पद्मेश 24/7 आपसे अपील करता है कि कोरोना संक्रमण को लेकर आप बहुत अधिक सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि बीते दिनों तक जो बातें कही जाती थी कि आपको कोरोना के साथ जीना है, कुछ इसी तरह यह कहावत चरितार्थ होते दिखाई दे रही है। सितंबर को छत्तीसगढ़ निवासी झाम सिंह की कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मौत का मामला छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा है। छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर इस मामले में पूरी जानकारी मांगी है। यही नहीं, इस विषय में छत्तीसगढ़ शासन के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से दूरभाष पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने 2 टूक शब्दों में बताया कि छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के एक आदिवासी को मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा किस तरह कथित पुलिस मुठभेड़ बताकर मार दिया गया। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस मामले में मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान सहित गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पत्र लिखा है, लेकिन अब तक उन्हें इस विषय पर कोई न्याय संगत जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। झाम सिंह की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ शासन के उग्र तेवर ये बता रहे हैं कि आगामी दिनों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच नक्सली मुद्दे को लेकर पत्राचार और जबानी जंग तेज हो सकती है। इसकी बड़ी वजह यही भी हो सकती है कि दोनों ही राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार और झाम सिंह की मौत का मामला पूरी तरह से दोनों राज्यों के बीच का है। बात चाहे जो भी हो, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर अब आदिवासी समाज, छत्तीसगढ़ शासन और कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश शासन पूरी तरह से बैकफुट पर जाता हुआ नजर आ रहा है। जिले के लालबर्रा थाना अंतर्गत ग्राम भांडा मुर्री में अवैध शराब का पता लगाए गए शराब कंपनी के कर्मचारियों पर आधा दर्जन लोगों ने हमला कर उन्हें रॉड लाठी से पीट दिया। ये पूरा घटनाक्रम 15 सितंबर की सुबह 3:30 बजे करीब हुआ। इस वारदात में शराब कंपनी के 5 लोग घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल कर्मचारी चंद्र प्रकाश मिश्रा 40 वर्ष, ग्राम बरौला, जिला रीवा और वर्तमान पता लामता निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में जिले में हाथ भट्टी की कच्ची शराब के अवैध उत्पादन और विक्रय पर रोक लगाने का प्रयास आबकारी विभाग द्वारा किया जा रहा है। वहीं शराब कंपनी के कर्मचारियों द्वारा इस अवैध कारोबार का पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। लालबर्रा पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।